चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है स्टैटिक प्रॉपर्टीज, सेकंड वन इज कॉल्ड डायनेमिक प्रॉपर्टीज। सो स्टैटिक प्रॉपर्टीज के बीच में हमने जैसे उसकी न्यूक्लियर मास आ जाता है, न्यूक्लियर साइज, मैग्नेटिक डाइपोल, क्वाड्रुपल मोमेंट्स होती हैं, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, स्टैटिक प्रॉपर्टीज बोला जाता है। डायनेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं लार्ज, दे इट कवर्स ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कंसर्न्ड विद द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट मतलब उसकी रिएक्शन डायनेमिक्स को हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ये न्यूक्लियस की को अगर हम हाई उसको एक्साइटेड स्टेट्स को पॉपुलेट करेंगे तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा, जब वो डी एक्साइट करेगा तो कौन सी गामा निकलेगी, या वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो वो सारे का सारा फंडा आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्पिन पैरिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। अगर आप स्टैटिक स्टेट की बात करेंगे, स्टैटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो स्टैटिक में ओनली ग्राउंड स्टेट जो आपकी प्रॉपर्टीज रहेंगी वही आएंगी। लेकिन डायनेमिकल प्रॉपर्टीज में एक्साइटेड स्टेट्स भी आपकी यहाँ पे वॉल्व होती दिखाई जाएंगी। तो न्यूक्लियस काफी तरह के होते हैं, उनकी जो एक्साइटेशन प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ वाइब्रेशनल न्यूक्लियस होते हैं, कुछ रोटेशनल होते हैं, कुछ वाइब्रेशनल कम रोटेशनल न्यूक्लियस होते हैं। टाइडल फिनोमेना आ जाता है, कुछ में हाइपर डिफॉर्मेशन, कुछ में ऑक्टोबॉल डिफॉर्मेशन, काफी तरह की डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज एंड रोटेशनल प्रॉपर्टीज वहां पे आपके पास देखी जाती हैं। तो कुछ चीजें हम से न्यूक्लियर फिजिक्स वन में कवर करेंगे, कुछ चीजें हम जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स टू में कवर की जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, सिस्टमैटिक्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो आज हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे। इसके बाद इसके बारे में बात करने के लिए हमें कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए, जैसे सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसकी नॉलेज हमें चाहिए। तो सेमी इंपिरिकल जो मास फार्मूला है इसको हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग के नाम भी आएगा, उसको पहले डिस्क्लोज नहीं करते, बाद में बात करते हैं। सो द एटॉमिक न्यूक्लियस एग्जिस्ट इन द कोर ऑफ एटम बाय विद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो जब हमें पता है कि बेटा जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे लाई करता है एंड उसके अराउंड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो आप कभी भी बेयर न्यूक्लियस देख नहीं पाएंगे, उसको कंसिडर करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी जब भी आप मास फाइंड आउट करने की बात करते हैं तो मास ऑफ एटम एज ए होल आप मोस्टली कंसिडर करते हैं। ठीक है जी। So the atomic nucleus exists in the core of the atom and with the electron revolving around it, it is very difficult to obtain a bare nuclei. तो bare nucleus को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, except the light nuclei। तो light nucleus में जिसमें बस एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं ज्यादा से ज्यादा, या पांच इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अगर आप सिस्टम लेके चलोगे तो उसको हम स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप स्टडी करने की कोशिश भी करेंगे तो काफी सारी स्ट्रिप रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको रिएक्शंस करवानी पड़ेंगी, तभी जाके वो बेयर न्यूक्लियस आप देख पाएंगे। लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। पांच से पांच इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप कर लेंगे, छह से ज्यादा पर स्ट्रिप करना मुश्किल हो जाएगा। So therefore it is convenient to measure directly the mass of the atomic nucleus। atomic mass मतलब हम यहाँ से मोस्टली क्या स्टडी करते हैं, atomic mass स्टडी करते हैं इंक्लूडिंग द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वेरी स्मॉल होता है, इसको हम नेग्लिजिबली स्मॉल कह सकते हैं एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। तो हम उसको एक्सक्लूड करके भी चल सकते हैं, या इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, या लेटर ऑन स्टेज में उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो अराउंड द न्यूक्लियस रादर देन द न्यूक्लियर मास। सो द एक्सप्रेशन फॉर द न्यूक्लियर मास कैसे आएगा? सो न्यूक्लियस का जो मास आएगा उसको हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए हम एटम के मास के उसका जो इलेक्ट्रॉनिक मास एंड बाइंडिंग एनर्जी टर्म्स जो रहेंगे उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है इसे हम सिंपल टर्मिनोलॉजी में लेके चलेंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? दैट विल बी द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितने भी आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम उसको इन्वॉल्व कर लेंगे। तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या रहेगा? जो आपके पास टोटल एटॉमिक मास आता है उसमें से इलेक्ट्रॉनिक मास एंड बाइंडिंग एनर्जी को आप माइनस कर दीजिए, वो न्यूक्लियर मास के बराबर हो जाएगा। तो ये बस की टर्मिनोलॉजी है। मास ऑफ न्यूक्लियस एम ऑफ एन के साथ लिखा हुआ है, एम ऑफ ए आपके पास न्यूट्रल एटम की बात की गई है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने कैसे लिखा है? एम ऑफ ई के साथ लिखा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बी ऑफ ई के साथ लिखी गई है, एंड दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। तो ये सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करनी पड़ती है कि इलेक्ट्रॉन को स्ट्रिप करना पड़ता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, वहां पे आप वेव फंक्शन की बात करते हैं। सिमिलर टर्मिनोलॉजी के ऊपर आप यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी स्टडी कर सकते हैं। के शेल, एल शेल बाइंडिंग एनर्जी, सबकी अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी होगी। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर मूव करेंगे आपकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाएगी, बिकॉज जितना न्यूक्लियस के पास रहेंगे उतना ही टाइटली बाउंड रहेगा इलेक्ट्रॉन, एंड जितना दूर जाएंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग।
सो एटॉमिक मास कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका जो बेसिक यूनिट होता है जो एटॉमिक मास मेजर करने का, दैट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ 1 AMU। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन इज गिवन बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ द न्यूट्रल कार्बन एटम। तो कार्बन, एक कार्बन के एटम में कितने न्यूक्लियन होते हैं? 12, एंड 1 AMU मतलब एटॉमिक मास, एक न्यूक्लियन का मास कितना होगा? इट विल बी गिवन बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। तो 1/12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक न्यूक्लियन का मास आ जाना चाहिए। तो इसको हम 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड पैरामीटर है। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, इट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा जाता है। सो मास इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो अगर आप एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमारे पास आइंस्टाइन का रिलेशन होता है E इक्वल टू MC स्क्वायर। तो हमारे पास स्टैंडर्ड पैरामीटराइजेशन इन्वॉल्व करके 1 AMU इज इक्वल टू 931 MeV। तो ये वाला फंडा आप हमेशा याद रखेंगे। इसको आप एज ए कन्वर्जन फैक्टर भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही 1 AMU को आपने कन्वर्ट करना है MeV में, तो 931 से उसके कॉरस्पॉन्डिंग फीचर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। सो दे उसके बाद बात आ जाती है बेटा सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला। तो अभी हमने क्या करना है, न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व को एक्सप्लेन करने के, जैसे हमने कर की हुई है। तो सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला हमने ये वाला बीज सेकर ने, इसको बेथ बीज सेकर फार्मूला भी बोला जाता है, या फिर आप इसको सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला का नाम भी दिया जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन होता है वो यहाँ से लिया जाता है। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे भी कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास सेपरेट टर्म्स रहेंगी। कुछ आपके पास ये वाली वॉल्यूम टर्म रहेगी, वॉल्यूम एनर्जी, ये आपके पास सरफेस एनर्जी रहेगी, ये आपके पास कूलम एनर्जी रहेगी, ये आपके पास इसमें आ जाएगा, देखते हैं क्या है। इट इज गिवन बाय असिमेट्री एनर्जी एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लास्ट वाली है दैट इज पेयरिंग टर्म। तो असिमेट्री भी रहेगी, पेयरिंग टर्म भी रहेगी। तो काफी सारी टर्मिनोलॉजी आपने यहाँ पे BSc में पढ़ी हुई है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है जी। तो ये वाली सारी टर्म आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे बाइंडिंग एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग, और अपने न्यूक्लियस का मास आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रही बात के पैरामीटर कौन से चूज करने हैं। A1 जो A2 जो बाइंडिंग एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग आते हैं, वॉल्यूम टर्म जो होती है इसको AV के साथ, एंड सरफेस टर्म को AS के साथ, जो कूलम टर्म है उसको एक से AC के साथ लिखते हैं। तो ये सारे के सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आप एक्सपेरिमेंटल डाटा को जब फिट करते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी के साथ, तो आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स आते हैं उसको आप फिट करके प्रॉपरली यहाँ पे उसके पैरामीटर निकाल के वैल्यू वैल्यू वगैरह यूज करके देख सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सब पैरामीटर की डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप फिट पैरामीटर यूज करते हैं। So if we plot a graph between the nuclear mass and the atomic number, तो अगर आप मास एंड एटॉमिक नंबर का ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर द केस ऑफ डिफरेंट आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं बेटा? जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। तो ये वाला क्या रहेगा? ये सेम रहेगा मास नंबर। देन द कर्व ऑब्टेन्ड इज ए पैराबोला। मतलब आपके पास क्या आएगा, अगर आपके पास डिफरेंट एटॉमिक नंबर के मतलब सेम आइसोबार्स है, आइसोबार एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका मास नंबर सेम है, तो आपके पास एक पैराबोलिक कर्व आएगी। तो आपको यहाँ से क्या स्टडी कर सकते हैं, कौन सा आइसोबार ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू अदर। तो ये वाली कर्व आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास जिनका मास है 135 दिया हुआ है, सबके लिए मास 135 है, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्टेबल आइसोबार जरूर एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए ये स्टेबिलिटी लाइन मैक्सिममली डिप देगी। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट दिया हुआ है, दिस इज द मास नंबर एंड दिस इज योर आपके कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर। तो मास एंड जेड के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमेशा ही पैराबोलिक आएगा। तो ये आपको स्टैंडर्ड पैरामीटराइजेशन है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एनईटी में क्वेश्चन भी आता है, तो ये एनईटी एग्जाम के रिलेटेड भी आपको इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। तो अगर आप स्टैगरिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी, इवन ऑड स्टैगरिंग आपको हमेशा ही देखने के लिए मिल जाती है न्यूक्लियस के अंदर। ऑड केसेस में स्टैगरिंग देखने के लिए मिलेगी, जैसे ऑड एन जेड ऑड आ गए, जो ऑड केसेस आ गए, एंड उसके और इवन एन एंड इवन जेड, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास स्टैगरिंग देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये वाली चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज लेक्चर आपका काफी लेंथी हो जाएगा। मैं सिर्फ बेसिक्स डिस्कस करना चाहता हूँ, बाकी चीजें हम ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। So minimum of the parabola of Weizsäcker formula corresponding to most stable nuclei। तो ये चीज आपको एनईटी एग्जाम में भी फॉलो अप की जाती है कि आपको एक सिंपल सा बाइंडिंग एनर्जी कर्व का रिलेशन दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला। उसमें बताया जाता है, आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू ऑलरेडी फिल करके दे दी जाती है कि आपने एक मोस्ट स्टेबल जो आइसोबार है उसका जो जेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है फॉर ए स्टेबल आइसोबार। तो ये वाला फंडा आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप उसको जो आपके पास मास
मास का रिलेशन है न्यूक्लियर मास का, उसको आप एटॉमिक नंबर से डेरिवेटिव करते हैं। सो कर्ल एम बाई कर्ल जेड इज इक्वल टू 0 पुट किया जाता है, वहां से जो पैरामीटराइजेशन आती है उसको आप बैक पुट डाउन करके आप जेड की वैल्यू निकालते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड पैरामीटराइजेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है। So therefore differentiation of the Weizsäcker formula with respect to z it will give us, अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड पैरामीटराइजेशन दे रखी है, कोई फॉर्मूला दे रखा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू 0 पुट की जाएगी। अगर आप उसको प्रॉपरली जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो जनरल फॉर्म ये वाली होती है। तो दिस रिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर द कंपटीशन एग्जाम एज वेल एज फॉर योर जनरल एग्जाम। तो ये चीज आपने हो सकता है बीएससी फाइनल में देखी हो, लेकिन अगर नहीं देखी है तो इसको आप ये अपने माइंड में रखिएगा, आपको न्यूमेरिकल वगैरह इसके रिलेटेड एमएससी में भी आएंगे। सो अटोमिक नंबर ऑफ द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, जो ये वाले यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है अगर आपको एटॉमिक मास पता है, एंड ये आपके पास जो वेरियस पैरामीटर्स हैं, जैसे मैंने बोला कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, सरफेस कांस्टेंट हो गया, या फिर जो आपके पास कॉलम वैल्यू के कॉलम कांस्टेंट हो गया जिसको हम ए बी ए सी एंड ए एस बोल रहे हैं, ये जो हमारे आपके पास पेयरिंग एंड असिमेट्री टर्म जो होती है, ये सारे कांस्टेंट अगर आपको पता है तो आप यहाँ से जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये आपके एक्चुअल में एग्जैक्टली अगर 49 आता है तो 49.1 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आप उसको क्या लिखेंगे, 49 लिखेंगे। So it is clear from the above cause that the isobar left to the most stable nuclei exhibit beta minus process and the isobars on the right hand side exhibit beta plus process or the electron capture to gain the stability। तो ये चीज देखने वाली है बेटा, इसमें देखने के लिए देखने लायक क्या चीज है कि जो स्टेबिलिटी लाइन है उसको सब अटेन करने की कोशिश करेंगे, जो न्यूक्लियाई यहाँ पे पड़े होंगे वो कोशिश करेंगे कि नीचे को आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ाना पड़ेगा। सो यू हैव टू इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। लेकिन जो राइट हैंड साइड पे है वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको एटॉमिक नंबर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर बढ़ाने का तरीका क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर बढ़ाने का सिंपल तरीका है कि एक न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो यह तरीका है इसको इंक्रीज करने का। तो इस मतलब क्या हो गया, आपका एटॉमिक नंबर बढ़ना चाहिए। ठीक है जी। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं बेटा, बीटा माइनस डिके। इसमें कौन सा क्या निकलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको इसीलिए इसको बीटा माइनस बोला जाता है। और दूसरी बात, जो हायर जो फॉरवर्ड एंगल पे सॉरी जो फॉरवर्ड साइड पे आपने देख रखे हैं, उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिके रहेगा दैट विल बी बीटा प्लस डिके। उसमें क्या रहेगा, एक प्रोटॉन हम कन्वर्ट करेंगे इनटू दी न्यूट्रॉन, एंड उस केस में क्या आएगा, एक पॉजिट्रॉन एमिशन होगा एंड उसके साथ एक न्यूट्रिनो निकलेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, एक जो आपके पास एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज करेगा। अगर बीटा पॉजिटिव बीटा प्लस डिके होता है तो आपका एटॉमिक नंबर कम होगा। तो अल्टीमेटली या तो बीटा माइनस या फिर बीटा प्लस आपका आइसोबार डिके करेंगे, एंड अल्टीमेटली मोस्ट स्टेबल आइसोबार को अटेन करने की कोशिश करेंगे। तो इस लिमिट में आपके पास ये वाली चीजें आ जाएंगी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मासेस, तो डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मासेस इसकी काफी सारी टेक्निक्स दे रखी हैं। जो बेसिक टेक्निक है वो हम डेंसिटी से निकालते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है बेटा। सो द न्यूक्लियर मास ऑफ द न्यूक्लियर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। तो पहली टेक्निक कौन सा है, इसमें बोला जाता है, पहली टेक्निक आ जाती है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। दूसरी आ जाती है कि बाय स्टडिंग दी न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन काइनेमेटिक्स मतलब इंपैक्ट पैरामीटर से भी हम इसको निकाल सकते हैं। अगर आपने बीएससी जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसमें अगर आपने पहला आर्टिकल देखा हो, वहां से आपको इसकी इंटीमेशन हो जाती है कि न्यूक्लियर रेडियस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फ्यूजन वेपोरेशन रिएक्शन से भी निकाल सकते हैं, यानी सिंपल न्यूक्लियर रिएक्शन से भी निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन से भी आप निकाल सकते हैं। तो काफी सारी प्रोसेस यहाँ पे दे रखी हैं। ए लार्ज अमाउंट ऑफ data exist for nuclear masses for the stable and unstable nuclei. From these data it is possible to obtain information about the mass effect, binding energy, separation energy, packing fraction and nuclear data and nuclear stability. So यह एक वेबसाइट में आपको बता देता हूँ बेटा, NNDC की वेबसाइट है, ब्रुक हेवन की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि जितना भी न्यूक्लियर फिजिक्स में लिटरेचर है वो सारे का सारा कंपाइल करके एक स्टैंडर्ड हमने वहां पे एक टेबल बनाया गया है जिसको हम सिंपल टेबल बोलते हैं, टेबल पीरियोडिक टेबल ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, वहां पे जाके आप सारे का सारा डाटा एक्सप्लोर कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू, चाहे आपके पास स्टेबल आइसोटोप है चाहे आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई है।
ठीक है, तो जितने भी न्यूक्लियस अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं या जिनकी न्यूक्लियस की स्टडी हो चुकी है, उन सारे का सारा डाटा इस वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। वहां से आप जाके आप किसी भी न्यूक्लियस के बारे में कोई भी प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं, चाहे ग्राउंड स्टेट है या फिर उसकी एक्साइटेड स्टेट है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी जो लाइफ टाइम है या स्पिन पैरिटी है, उस सारे का सारा डाटा आपको वहां पे मिल जाएगा। उसके रिलेटेड कौन सा रिसर्च पेपर कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ था, कौन सा लेटेस्ट वाली पब्लिकेशन आई है, अगर कोई लेटेस्ट पब्लिकेशन है तो उसमें कौन सी मॉडिफिकेशन हुई है, वो सारे का सारा वो डाटा आप इस वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। भाई मोस्टली जो रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं वो यहीं से डाटा आपका चूज करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब आता जाती है बेटा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मैंने आपसे ऑलरेडी बात की हुई है कि अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का सम करें न्यूक्लियस के अंदर, तो सबका सम करने के बाद हम अगर उसको एक्सपेरिमेंटल मास से कंपेयर करें तो दोनों में डिस्क्रिपेंसी आएगी। तो जो डिस्क्रिपेंसी है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मास। सो इट इज द सोर्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, एक्चुअली जो थ्योरेटिकल मास है एंड द एक्सपेरिमेंटल मास, दोनों में जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड द डेल्टा एम। इसको हम मास डिफेक्ट के साथ डिनोट करते हैं एंड इट इज द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है, तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो यहीं से आती है। सो इट इज द सोर्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी और पैकिंग फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द मास डिफेक्ट एंड मास नंबर। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन डेल्टा एम बाय एम के साथ आपके पास ये वाला रिलेशन जो है, इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन का नाम भी देते हैं। उसके बाद बात आ जाती है बेटा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। दीज आर यूज टू मेजर द मास ऑफ द चार्ज ऑफ द मास ऑफ द चेंज ऑफ द पार्टिकल, कुछ गलत लिखा हुआ है, एंड हेंस आइडेंटिफाई देम। मास एंड चार्ज ऑन द पार्टिकल हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है तो उसका कर्वेचर भी पता चल जाता है, तो हमें पता चल जाता है पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर्स। अगर आपने मास स्पेक्ट्रोमीटर ही देखना है तो आईयूएससी इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर चले जाइए। आईयूएससी न्यू दिल्ली है बेटा, वहां पे जाएंगे तो आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर देखने के लिए मिल जाएंगे। कभी टाइम मिले, कभी मौका मिले, किस्मत में हुआ तो जरूर जाइएगा। तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर कैसा होगा। वो आपको बिल्डिंग की विजिट भी करवा देंगे। वहां पे आईयूएससी न्यू दिल्ली में 15 यूडी पैलेट्रॉन अवेलेबल है। सो इट इज पैलेट्रॉन। ये आपने स्टडी करना है पेलेट्रॉन क्या होता है, बेसिक नॉलेज में दे देता हूँ। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पार्टिकल्स। ठीक है जी, तो हम मोस्टली पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए, इट इज ए कॉलम टाइप एक्सेलरेटर होता है। एक होता है साइक्लोट्रॉन, एक होता है पेलेट्रॉन। पेलेट्रॉन वर्टिकल होता है, साइक्लोट्रॉन सर्कुलर होता है। ये चेन, इसमें चेन घूमती है, जैसे आपके पास वेन डी ग्राफ जनरेटर होता है, सेम फंडा यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड ऑल मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे बीम ऑप्टिक्स काफी ज्यादा काम आती है। बीम ऑप्टिक्स का काम होता है कि आपके बीम को स्टेबलाइज करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड करके उसको रिएक्शन करवाना या उसको किसी और चैनल के थ्रू स्टडी करने का माध्यम बनना। ठीक है जी। सो वी मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्वाड्रुपोल मैग्नेट्स, डाइपोल मैग्नेट्स काफी जगह यूज होते हैं, वो भी हम लेटर ऑन स्टडीज में अगर आपके सिलेबस में हुआ तो डिस्कस जरूर करेंगे। सो ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोमीटर इज गिवन बाय। यहाँ से क्या होता है, जो अपने आयन सोर्स स्टडी करना है, आयन सोर्स का काम होता है जो जहां से आप एलिमेंट को या आयन को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने फास्फोरस 31 प्रोड्यूस किया है, उसको यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे और उसको एक्सेलरेट करवा के वेलोसिटी सिलेक्टर, मतलब जो आपने पर्टिकुलर एक वेलोसिटी का एक बीम सिलेक्ट करना है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपने यहाँ पे चूज की हुई है इनवर्ट दी पेपर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आप यहाँ पे इंप्रेशन है वहां पे चेक कर सकते हैं। सो कंसिडर ए सोर्स ऑफ आयन ऑफ चार्ज Q containing various isotopes. The ion passes through velocity selector unit which has uniform electric field and magnetic field perpendicular to each other. The charged ions experience the electric force and the magnetic force, जिसको हम लॉरेंस फोर्स भी बोलते हैं। So where varies the velocity of the ion? So depending on the velocity आपका जो आयन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। So when the two forces balance each other, then जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कैसे लिखते हैं बेटा, F इज इक्वल टू क्यू ई के साथ, एंड जो लॉरेंस फोर्स होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू बी क्रॉस बी होती है। तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, सो इट विल बी क्यू बी बी का कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, जो वेलोसिटी रहेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगी। सो द आयंस ऑफ वेलोसिटी v कैन बी सिलेक्टेड एंड अलाउड टू पास थ्रू अ कॉलीमेटर स्लिट, एंड द बीम ऑफ द आयंस हैविंग वेलोसिटी v passes through another magnetic field and bent into a circular
पाथ। तो आपके पास जो पार्टिकल है जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के ऊपर मूव कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर बेंड हो जाता है, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आप वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। फिर आपके पास mv²/r, तो उसके जो रेडियस है ऑफ ऑर्बिट वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सो mv/q/b प्राइम यहाँ पे रहेगा। सो वैल्यू ऑफ मास, मास की देन दी वैल्यू ऑफ मास, मास यहाँ से निकाल सकते हैं, तो मास आपका निकालना का कोई बड़ी बात नहीं है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो मास निकालने के लिए क्या रिजल्ट आएगा, क्यू इंटू आर बी इंटू बी प्राइम डिवाइडेड बाई ई, इफ बी इज इक्वल टू बी प्राइम जो आपने पहले सेलेक्ट की थी, जो आपने बाद में उसको कर्वेचर देने के लिए यूज किया है, तो अल्टीमेटली मास विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू बी प्राइम की जगह बी स्क्वायर आ जाएगा। सो वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर इंप्रेशन, तो बिकॉज आपने पार्टिकल को सर्कुलर ऑर्बिट प्रोवाइड की है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास पार्टिकल का जो रेडियस है, पार्टिकल ऑर्बिट का रेडियस है आर के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। सो वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इंप्रेशन ऑब्टेन्ड ऑन दी फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप काफी सारी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक चीज आप और कर सकते हैं कि जो बबल चैम्बर है, बबल चैम्बर जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इस क्लास में, प्रैक्टिकल क्लास में, तो बबल चैम्बर में भी आपको सिमिलर पैटर्न देखने के लिए मिल जाएंगे। वहां पे भी आपको जो सुपर हीटर लिक्विड होता है वहां से आपके पास पार्टिकल के ट्रैक बनेंगे। तो बबल चैम्बर जब आप करेंगे पी एंड पी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग k+d, वो वाली इंटरेक्शन जब आप स्टडी करेंगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल ट्रैक बनेंगे वहां पे भी कर्वेचर आपको दिखाई देगा, बिकॉज वहां पे भी आपने ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग चैनल सेलेक्ट किए हैं। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, चार्ज पार्टिकल होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल ट्रैक है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसका रेडियस वगैरह यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं। तो बबल चैम्बर भी आपके लिए काफी अच्छी चीज होगी, जो आप अभी नियर बाय सिचुएशंस में इन दी कमिंग मंथ आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, या फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रैक्टिकल स्टडी करके आप उसके कुछ पैरामीटर निकालने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक इसकी जो कंजर्वेशन लॉज होते हैं वो वेरीफाई करेंगे आप। जैसे पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, पाई प्लस होता है, पाई माइनस या पाई नॉट होता है, आपने कौन सा चेक करना है, प्रॉन्ग्स कैसे आ रहे हैं, जस्ट लाइक दीज थिंग्स। अगर आपने चेक किया होगा पाई 3 प्रॉन्ग बनेंगे, 2 बनेंगे, 5 बनेंगे, तो अगर 5 बनेंगे तो क्यूब बनेंगे, वो सारे का सारा फंडा आप वहाँ पे स्टडी करेंगे। वहाँ पे आप कर्वेचर का भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल आएगा तो वो कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसा आएगा। तो अगर आपने बबल चैम्बर नहीं पढ़ा है तो इसको एक बार पढ़ लेना, आपके प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व है। तो बाकी चीजें बेटा हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सो मंडे को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए बेटा।